सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक्स के साथ। देखो, अगर क्लास 10th की केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे केमिकल्स या अलग अलग कंपाउंड जैसे आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत सारी रिएक्शंस में रिपीटेडली यूज होते हैं, विच मीन्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब उन केमिकल्स की आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका केमिकल नेम क्या है, उनका कॉमन नेम अगर कोई है तो उसको उसका कॉमन नेम क्या है। देन अगर कोई सॉल्ट है तो उसका कलर क्या है, उसका नेचर कैसा है, मतलब वो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल द इजीएस्ट कंपाउंड, राइट, जो केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला दैट इज H2O। नेक्स्ट वन इज HCl। अच्छा, बाय द वे, जो ये वाटर है, वाटर की अगर हम बात करेंगे, अगर वाटर डिस्टिल्ड होता है देन इट इज कंप्लीटली न्यूट्रल। ओके, डिस्टिल्ड, बाय डिस्टिल्ड वी मीन्स कि उसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है, इट इज वेरी मच प्योर, जस्ट इट हैज़ ओनली वाटर। उसके अलावा कोई भी सॉल्ट या किसी भी और चीज़ की इसमें इंप्योरिटीज के एटम बिल्कुल नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर इज कंप्लीटली न्यूट्रल। ठीक है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। देन दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस वन इज ऑल्सो एन एसिड, इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो दोनों एसिड्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अगर आप कोई भी एसिड यूज करोगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई कर रहे होगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। इन दोनों के अलावा दिस इज द थर्ड वन विच इज यूज्ड, दैट इज द नाइट्रिक एसिड HNO3, राइट। नाइट्रिक एसिड, दीज थ्री आर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड्स। देन दिस इज, ये कोई एसिड नहीं है, वट इज दिस, दिस इज ग्लूकोज। ओके, अच्छा, इस नाइट्रिक एसिड के बारे में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। जो ये नाइट्रिक एसिड है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको इस टर्म का मीनिंग पता है देन वेल एंड गुड। अगर यू डोंट, अगर आपको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। इस वीडियो के लास्ट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, जब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। देन वी विल स्टडी दिस पार्ट। दिस इज ग्लूकोज। व्हाट अबाउट दिस, इट इज़ सोडियम क्लोराइड। ये इसका केमिकल नेम है, सोडियम क्लोराइड, एंड इट्स कॉमन नेम दैट इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज द वाइट सॉल्ट जो हम यूज करते हैं इन द किचन, इट इज वाइट इन कलर। व्हाट अबाउट इट नेचर, अगर ये सॉल्ट है तो हमको इसका नेचर पता होना चाहिए, ये एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर एक बेसिक सॉल्ट है। एंड द आंसर इज इट इज कंप्लीटली न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। Okay, these four things you need to know about this one. Next is sodium hydroxide. Sodium hydroxide, it is a base। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर एसिड्स की बात होगी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में HCl या H2SO4 यूज़ करते हो आप, राइट। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसिड्स हैं। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूंगा ना तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट बेस बनता है दैट इज दिस वन, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, so you need to know it is a base and it is of course very very much soluble in the water, that's why we can also call it an alkali। ऐसे बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनके लिए ये वाली टर्म यूज़ की जाती है एल्कली। ये बेस तो है ही है बट बिकॉज इट इज़ अ गुड, इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंसी इन द वाटर, दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो कॉल इट एन एल्कली। चलो, ये हो गया कि ये बेस हो गया, ये एल्कली है, इसका नेम आपने देख लिया, इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, कॉमन नेम अगर मैं इसका बात करूँ, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, ठीक है। देन दिस वन, दिस इज क्विक लाइम जो इसका कॉमन नेम है। पहले मैं इसका केमिकल नेम लिखता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम इज क्विक लाइम। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है या क्विक लाइम है, इट इज चूना, जो उसका पाउडर होता है दैट इज वाइट इन कलर। ओके, ये वो चीज़ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पेज, स्टार्टिंग विद दिस वन, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज इट्स केमिकल नेम, एंड जो इसका कॉमन नेम है दैट इज स्लेक्ट लाइम। ओके, एंड बाय द वे जो ये वर्ड है ये आपको याद होना चाहिए, इट इज़ वेरी यूजफुल इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, राइट। स्लेकिंग का मतलब होता है प्यास को बुझाना। हम्म, ये कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन आपकी जो एवरीडे लाइफ है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। जब आप वाटर ड्रिंक कर रहे हो
तो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्लेकिंग योर थर्स्ट, आप अपनी प्यास को बुझा रहे हो। ओके, एंड उसी तरह से यहाँ पे इसको यूज़ किया गया। स्लेक्ड लाइम मीन्स ऐसा लाइम, ऐसा चूना जो अपनी प्यास को बुझा चुका है। दैट मीन्स जब आपने उसमें वाटर काफ़ी सारा ऐड कर दिया, देन यू गेट दिस वन। ओके, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें जब आप काफ़ी सारा वाटर ऐड करोगे, ये क्विक लाइम है ना, इसमें जब आप वाटर ऐड करोगे देन आपके पास क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देन दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम, और कॉमन नेम इसका इट इज लाइमस्टोन, लाइम स्टोन। देन दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है कब प्रोड्यूस होता है, जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो। जो आपने मे बी एक्टिविटी करी होगी क्लास में, मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑफकोर्स बर्न करोगे, तो जो उसकी ऐश प्रोड्यूस होती है विच इज़ वाइट इन कलर, राइट, दैट इज दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐश ऑफ मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट इन कलर, एंड जो इसका नेचर होता है इट इज़ बेसिक इन नेचर बिकॉज इट इज़ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली ऑफकोर्स बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम एक मेटल है, आपको ऑफकोर्स जस्ट इतना पता होना चाहिए, एंड ये तो आपको नजर आ ही रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड, सो बेसिक हो गई। नेक्स्ट वन इज लेड ऑक्साइड। अगेन लेड ऑक्साइड, लेड इज अ मेटल, सो लेड ऑक्साइड भी कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, इजंट इट। इसका कलर आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फॉर्मूला केमिकल नेम लिख रहा हूँ, लेड ऑक्साइड, एंड इट्स कलर इज येलो इन कलर। ये भी लेड का ही एक कंपाउंड है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, एंड इसका अगर कलर की बात करेंगे इट इज़ ऑल्सो येलो इन कलर। ये वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट वन सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, एंड इट्स कलर इट इज वाइट इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट वन बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इज वाइट इन कलर। ठीक है, एंड लास्ट वन दिस इज कॉपर ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे जो कॉपर है, डिपेंडिंग ऑन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट और डिपेंडिंग ऑन इट्स वैलेंसी, राइट, जो कॉपर है यहाँ पे मैंने सिंपली इसको लिखा है कॉपर ऑक्साइड, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँगा इसका नेम क्या बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो कॉपर है इट इज़ प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो इसकी वैलेंसी अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 एग्जिबिट कर रहा है और जो कॉपर है दैट इज +2, इस वजह से इसका नेम यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड। सिमिलरली कई केसेस में जो कॉपर है इट ऑल्सो एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वैसे केसेस में जो इसका नाम रहेगा दैट विल बी क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस मीन इसमें कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज बीइंग एग्जिबिटेड बाय द कॉपर। ठीक है, बट यहाँ पे इसकी +2 है, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल इक्वेशंस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हमको कह लो सिंबल्स की हेल्प से एक्सप्रेस करना होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशंस होती हैं उसी तरह से यहाँ पे केमिस्ट्री में इक्वेशंस हैं, दोज आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। इसमें बस क्या होगा, इस तरह से हमने सिंबल्स यूज़ करे होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के, इज इट। अच्छा, बाय द वे इसकी जो डेफिनेशन है, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स होते हैं, और एज अ स्टूडेंट आप कहीं ना कहीं पे गलती क्या करते हैं, उनकी डेफिनेशंस को पढ़ के नहीं चाहते कि यार ये तो बहुत ईजी है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ने की जरूरत क्या है। वहाँ पे कहीं ना कहीं पे गड़बड़ होती है, बिकॉज एग्जाम में अगर कभी ऐसी इजी चीज़ की डेफिनेशन पूछी गई और अगर आपने उसको बिल्कुल भी पढ़ा ना हुआ, बिल्कुल इग्नोर करके अगर आप गए होंगे, तो ऑफकोर्स आप अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। नो डाउट आप कुछ ना कुछ कोशिश करोगे, अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस कर दोगे, बट इन मोस्ट केसेस इट वॉन्ट बी अ परफेक्ट डेफिनेशन, राइट। वैसे केसेस में गड़बड़ होती है। सो जितनी मर्जी इजी से इजी कोई डेफिनेशन है, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करके चलना है उसको, एटलीस्ट एक बार गो थ्रू ज़रूर होना है कि उस चीज़ को किस तरह से डिफाइन किया गया है। आई नो अगर आपको इतना आइडिया है कि उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, एक बार दैट मीन्स अगर आपने उसको रीड करा होगा, फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप उसको डिफाइन कर दोगे। ठीक है, सो बिल्कुल स्किप किसी भी डेफिनेशन को आपको नहीं करना है, नोट दिस थिंग। So the reactants are given on the left hand side and the products are given on the right side.
राइट, बहुत ईजी थिंग, यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग दिस। जो किसी रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे जो कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, दोज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। नाम से पता लग रहा है ये तो। रिएक्टेंट्स मीन जो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं, प्रोडक्ट्स मीन जो प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे वाटर क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, दीज आर द रिएक्टेंट्स, एंड दिस इज NH3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग, this is ammonia. Ammonia is the product in this reaction. Okay. And yes, instead of an equal sign, arrow is drawn between the reactant and product. कभी भी आपको arrow की जगह पे इस तरह से equal का साइन नहीं डालना है। अगर आप गलती से ऐसा लिख देते हो ना, तो of course it will be considered wrong. ये गलत है। Right? It does not make any kind of sense. क्या मतलब है इसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो बराबर हैं वाटर के, सेंसलेस। राइट, जब हम एरो डाल रहे हैं इसका मतलब ये है कि इन दोनों की रिएक्शन से इस डायरेक्शन में हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है, और इधर वाली चीज़ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कभी भी आपको एरो की जगह पे इक्वल टू नहीं डालना है, वो गलत माना जाएगा। ओके, ऑलवेज पुट एन एरो। आई नो, वेरी बेसिक थिंग, बट टेक केयर ऑफ दिस। सो जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन लुक्स लाइक दिस, रिएक्टेंट्स एरो डालकर इस साइड होंगे प्रोडक्ट्स। ओके, अब अगर मैं केमिकल इक्वेशंस की बात करता हूँ, देखो दो टाइप की केमिकल इक्वेशंस हो सकती हैं, ईदर इट विल बी बैलेंस्ड और इट विल बी अनबैलेंस्ड, इज इट, है ना। सो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं, और इन सिंपल वर्ड्स हम उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। फर्स्टली लेट्स सी व्हाट आर दीज। A skeletal equation is the simple form of chemical reaction in which there is only chemical formula of the reactants and the products, but no state mentioned and no balancing of the atoms on either side of equation is done. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं या फिर कंपाउंड्स हैं उनका सिर्फ फॉर्मूला लिखा होगा या उनके सिंबल्स लिखे होंगे, दैट्स इट। कुछ हमने और चीज़ नहीं लिखी। देखो एटम्स की बात करते हैं, लेफ्ट साइड पे जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है, राइट साइड पे भी 2 एटम्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल हैं रिएक्टेंट वाली साइड पर भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दिस राइट साइड पे, अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड की बात करूँगा तो ऑक्सीजन के एटम्स, देयर आर ओनली 1 एटम, देयर इज ओनली 1 एटम, राइट। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड इन दिस केमिकल इक्वेशन। दैट्स वाई इस इक्वेशन को क्या बोला जा रहा है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही एटम्स बराबर हैं, नहीं। अगर एक के इक्वल है दूसरे के इक्वल नहीं है, स्टिल इट इज स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। सिमिलरली इस रिएक्शन पे जरा गौर करो, Hg, दिस इज मर्करी। मर्करी एक एटम है यहाँ पे, इस साइड भी इसका एक एटम है, सो मर्करी इज बैलेंस्ड। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है लेकिन इस साइड 2 एटम्स आ जाए, दैट मीन्स इस केस में भी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, इस वजह से ये भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी, या फिर इसको आप बोल सकते हो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो इसको देखो डिफाइन कैसे कर सकते हो आप, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बट नो स्टेट इज मेंशन्ड। हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, एंड सेकेंडली नो बैलेंसिंग ऑफ द एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वेशन इज डन। ओके, सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लगी गया होगा। Now let's talk about balanced chemical equations. A balanced chemical equation is the one in which number of atoms of each element is equal on both side of equation. किसी भी chemical equation की दोनों sides, left side और right side, मतलब reactant वाली side और product वाली side, जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उस रिएक्शन में उनके एटम्स अगर बराबर हैं दोनों साइड पे, फिर उस इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर बराबर नहीं हुए देन इट विल बी कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इजंट इट। अब देखो जैसे ये पहली इक्वेशन है ना, मैग्नीशियम के एटम्स लेफ्ट साइड पर भी 2 हैं और इन द राइट साइड एज वेल मैग्नीशियम के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 एटम्स हैं और राइट साइड पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है ना। जब पूरे MgO के सामने हमने इस तरह से 2 लिखा हुआ है, 2MgO, तो इस 2 का क्या मतलब है कि पूरा ये MgO जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है एक तरह से। दैट मीन्स MgO 2 टाइम्स है ये, इस वजह से मैग्नीशियम भी ट्वाइस है और ऑक्सीजन भी डबल काउंट होगा। ठीक है, सो यस ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है। सो यस जो ये वाली इक्वेशन है ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सिमिलरली जो ये वाली इक्वेशन है देखो जरा,
कैल्शियम एक एटम, यहाँ पर भी कैल्शियम का एक एटम। सो कैल्शियम जो है वो इक्वल है दोनों साइड। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एक और एक, दैट मीन्स टू, टू एटम्स आर देयर। यहाँ अगर बात करेंगे ओ OH के ब्रैकेट में बाहर हमने इस तरह से टू लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, दैट मीन्स इस टाइम पे ओ OH जो है ये टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, ओ एच ओ एच, दैट मीन्स यस ऑक्सीजन डबल है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी टू है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी टू एटम्स आर देयर, सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के टू एटम्स आर देयर एंड राइट साइड पर भी हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, राइट। इसको अगर बाय द वे अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो ऑलवेज इसको इस तरह से ओपन करके कंसिडर कर लिया करो, राइट। ओ OH के ब्रैकेट में बाहर टू लिखा हुआ है, ओ OH सबस्क्रिप्ट टू, इट मीन्स ओ OH इज रिपीटेड टू टाइम्स। सो ऑक्सीजन तो डबल है ही यहाँ पे और हाइड्रोजन भी टू टाइम्स काउंट करना है आपको। सो हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है, बैलेंस है, टू एटम्स आर हियर एंड टू एटम्स आर हियर। सो यस जो ये वाली इक्वेशन है दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब तक हमने डिस्कस किया बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस के बारे में, एंड जल्द ही हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है बहुत जल्द, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर वो स्केलेटल इक्वेशन भी है उसको बैलेंस करके कैसे लिखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। लेकिन यस ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ट्रिकी भी आप बोल सकते हो इन सम केसेस, राइट। काफ़ी मोस्ट ऑफ द केसेस में तो चलो ठीक है अच्छे से आपकी बैलेंस हो जाती है रिएक्शन, लेकिन कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, आप बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको बैलेंस कहीं ना कहीं पे नहीं कर पाते हो। सो इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं, कुछ एक दो टिप्स हैं छोटी मोटी, राइट, जिसकी मदद से जो ये ट्रिकी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको भी आप आसानी से क्या कर सकोगे, बैलेंस कर सकोगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करा ही क्यों जाता है, और ये चीज़ एग्जाम में डायरेक्टली पूछी भी जाती है, that why is the balancing of the chemical equations required. So let's see, this is the answer. A chemical equation should always be balanced because the law of conservation of mass states that the matter can neither be created nor be destroyed. matter को ना तो आप बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, जितना मास आपके पास स्टार्टिंग में है ना उतना ही मास लास्ट में होना चाहिए, जितना मैटर स्टार्टिंग में है उतना ही मैटर आपके पास एंडिंग में भी होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड यस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई चीज़ बाहर से अंदर आ सकती है और ना ही अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकती है, दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। वो बिल्कुल एनक्लोज है, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखो अदरवाइज मान लो आपने जिस भी चीज़ों को रिएक्ट किया, कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हुई, अगर वो बाहर चली जा चुकी है और फिर आप जितना आपके पास जो भी चीज़ यहाँ पे बची है, प्रोडक्ट्स बचे हैं, आप उसको मेजर करोगे उसका मास, तो ऑफकोर्स वो इक्वल नहीं आने वाला, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ से बाहर जा चुका है। सिमिलरली मान लो आपने कोई रिएक्शन की है लेकिन बाहर से कोई ना कोई चीज़ और एंटर कर रही है अंदर, तो यस फिर अगेन ऐसे केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू नहीं रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रू रहता है, रिमेंबर सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू रहता है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम ओपन सिस्टम है तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल ट्रू नहीं रहता है ना, खतरनाक चीज़, ठीक है। सो रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा ट्रू रहता है, इट इज़ ऑलवेज वैलिड। लेकिन अच्छा एक एग्जांपल मैं दूं इसकी, फॉर एग्जांपल देखो मान लो आपने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, इस केस में मान लो इन दोनों का जो ओवरऑल मास है कंबाइन करके रिएक्टेंट्स का, दैट इज लेट्स से 50 ग्राम्स, रैंडमली मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे। अब अगर इन दोनों का मास 50 ग्राम्स है और इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, सिर्फ इनकी फॉर्म चेंज हुई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने एक दूसरे से बॉन्डिंग की और यहाँ पे अमोनिया बनाई है, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से कि कंपाउंड चेंज हुआ या केमिकल रिएक्शन हुई, क्या इस वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि 50 ग्राम से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरे पास 40 ग्राम रह जाए, बाकी 10 ग्राम मास कहाँ गया, डिस्ट्रॉय हो गया क्या? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। सो यस कम तो कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा ज़्यादा हो सकता है क्या, 60 ग्राम्स? ऐसा भी नहीं पॉसिबल, राइट, क्योंकि बाहर से कोई और चीज़ एंटर भी नहीं करी है। आइसोलेटेड सिस्टम था, सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट थी और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं था। एंड कुछ भी नहीं मीन्स कोई और ऑक्सीजन गैस या कोई और जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं वो भी नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम का प्रॉपर मीनिंग वो है, ठीक है। इसमें सिर्फ एंड सिर्फ नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैसेज प्रेजेंट थी। सो यस अगर 50 ग्राम से हमने स्टार्ट किया है तो इन दोनों की रिएक्शन से 60 ग्राम्स हमारे पास नहीं हो सकता, बिकॉज 10 ग्राम और हम क्रिएट नहीं कर सकते। जितना मास हमारे पास स्टार्टिंग में है उतना ही मास लास्ट में हमारे पास रहना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे 50 ग्राम ही अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। आई गेस इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी है ना।
जितना मास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास हमारे पास किसी भी रिएक्शन में लास्ट में प्रोडक्ट्स का भी होना चाहिए किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। कम या ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो गड़बड़ है कहीं ना कहीं पे, मतलब वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, वो कहीं ना कहीं पे ओपन सिस्टम है। ठीक है। अच्छा अब देखो, हमको ये तो ऑलरेडी पता है कि अगर 50 ग्राम्स यहाँ है 50 ग्राम्स यहाँ है, मतलब ये तो इक्वल रहने वाला है, लेकिन वो चीज़ सेंस तभी बनाने वाली है अगर दोनों साइड पे दोनों जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है दोनों के एटम्स बराबर होंगे। देखो जरा, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, सो नाइट्रोजन इज इक्वल, है ना। हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 6 हैं, सो यस हाइड्रोजन इज ऑल्सो इक्वल, राइट। देखो अगर नाइट्रोजन के एटम्स इक्वल हैं, हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल हैं, तभी इन दोनों का मास इक्वल आने वाला है ना, राइट। मान लो एक साइड पे कम एटम्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, दूसरी साइड पे ज़्यादा हैं, फिर ये चीज़ लॉजिकल लगती है क्या, क्या दोनों का मास इक्वल हो? बिल्कुल नहीं। मास तो इक्वल रहेगा रहेगा, 50 ग्राम्स अगर है तो ऐसा ही होगा, अगर 40 ग्राम है तो 40 ग्राम रहेगा दूसरी साइड। ठीक है। लेकिन मान लो अगर हमने इक्वेशन को बैलेंस ही नहीं किया, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, फिर प्रॉब्लम क्या रहती है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स आ दो, यहाँ पे नाइट्रोजन का हो गया 1 एटम, नाइट्रोजन के एटम्स तो बराबर नहीं है, फिर ये 50-50 कैसे हो सकता है, इक्वल कैसे हो सकता है? नाइट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, 2 एटम्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन का सिर्फ 1 एटम है। ठीक है, दैट मीन्स डबल नाइट्रोजन है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, यहाँ पे 6 एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट है, सो इस साइड में बात करता हूँ तो हाइड्रोजन भी डबल है। हम्म, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दोनों का मास जो है वो 50 ग्राम्स है। इज इट पॉसिबल? क्या कोई सेंस बन रही है इस बात की? बिल्कुल नहीं, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो क्लियरली मेरे को ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन भी इस साइड डबल है, हाइड्रोजन भी इस साइड डबल है, सो मेरे को तो ऐसा साउंड होगा ना कि जो मास है वो इस साइड डबल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 50 ग्राम्स है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे 25 ग्राम्स रह जाना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा वैलिड रहता है। ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जो ये गड़बड़ हो रही है, सिर्फ इस वजह से हो रही है बिकॉज हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया हुआ। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जा रही है, राइट। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो भी प्रॉपर ट्रू रह रहा है, वैलिड रह रहा है। ठीक है। सो सिर्फ इसी वजह से कोई भी जो इक्वेशन होती है उसको हम जनरली प्रेफर करते हैं उसको बैलेंस करके लिखना। ठीक है, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ इतनी सी जो मेन इसकी एक्सप्लेनेशन है, जस्ट इस वजह से कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, राइट, उसके साथ इसकी होमोजेनिटी बनी रहे, वो सिर्फ लॉजिकल लगे हमको, उसकी एक वैलिडिटी बनी रहे, सिर्फ इस वजह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करना प्रेफर करते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमको वर्डिंग में लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इनके फॉर्मूले क्या हैं, राइट। जैसे बेरियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, राइट। एंड 9th क्लास में आपने जो क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा हुआ है उसकी हेल्प से हम इजीली इनके जो फॉर्मूले हैं उनको निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। जो बेरियम होता है इसके टाइम के ऊपर चार्ज होता है +2 का, एंड क्लोरीन जो क्लोराइड आयन होता है उसके ऊपर होता है -1 का चार्ज, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गेट BaCl2। सो जो ये बेरियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला हमें पता चल गया BaCl2। नेक्स्ट वन इज द एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3, सल्फेट के ऊपर -2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गेट Al2 एंड SO4 3। आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, Al2 SO4 यहाँ पे आएगा 3। नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो Al, दिस इज Cl, एल्यूमिनियम +3, क्लोरीन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट AlCl3। ठीक है, एंड लास्ट वन इज बेरियम सल्फेट। जो ये क्रिस क्रॉस मेथड है यार आपको बहुत ज़रूरी है, अगर ये चीज़ नहीं आती है आपको 9th क्लास की जो बुक है आपकी उसका सेपरेट उसमें एक पेज दिया हुआ है, राइट। उस पूरे टेबल में जितने भी कटायंस हैं या अनायंस हैं, राइट, उसके ऊपर कितने कितने चार्जेस हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर बाय द वे नहीं याद है सो प्लीज़ उसको याद कर लेना, बहुत बेनिफिट में रहोगे आप। ओके, बेरियम +2 और सल्फेट -2, जब सेम चार्जेस होते हैं वी डोंट पुट 2 ओवर हियर। ठीक है, डायरेक्टली जस्ट हम कैसे लिखेंगे इसको, BaSO4, राइट। सो अब हमको फॉर्मूले सबके पता चल चुके हैं, अब हम प्रोसीड कर सकते हैं इस रिएक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल इक्वेशन डायरेक्टली लिखेंगे। देखो BaCl2 प्लस दिस इज
एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 यहाँ आएगा 3, और रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, राइट. सो दिस इज अवर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, राइट. अब हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सी चीज़ बैलेंस है, कौन सी चीज़ बैलेंस नहीं है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा बाय द वे, देखो जब आप इक्वेशंस को बैलेंस करते हो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन एक दो चीज़ें होती हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फॉलो करते हैं. जैसे एक चीज़ है कि हम मोस्टली ये प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करो आप बैलेंस करना मेटल से, राइट. जब आपको लगे कि मेटल्स बैलेंस हो चुके हैं देन आप स्टार्ट करो नॉन मेटल्स से. जब आपको लगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों बैलेंस हो चुके हैं देन ऑक्सीजन, एंड लास्ट में जो हाइड्रोजन है उसको आप बैलेंस करोगे, राइट. दिस इज द जनरल जो मेथड है उसको आप प्रेफर करते हो. कोई ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट विल बी क्वाइट ईजी अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे, राइट. सो उसी तरह से हम टेबल को भी यहाँ पर लिखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेटल्स को लिखने वाला हूँ, जैसे बेरियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल. उसके बाद जो नॉन मेटल्स हैं दैट इज सल्फर, देन वी हैव क्लोरीन, एंड एट लास्ट वी हैव द ऑक्सीजन. हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, है ना. सो दोनों साइड चेक करते हैं कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है. दिस साइड इज द रिएक्टेंट साइड, दिस साइड इज द प्रोडक्ट साइड. लेट्स सी, बेरियम ओनली 1, एल्यूमिनियम वी हैव 2 एटम्स, सल्फर के यहाँ पे ओवरऑल प्रेजेंट हैं 3 एटम्स, राइट, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 3. और क्लोरीन के होंगे यहाँ पे 2 एटम्स, एंड ऑक्सीजन के यहाँ पे हो जाएंगे 12 एटम्स. 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s आर 12, राइट. नाउ ओवर द राइट साइड बेरियम है 1, एल्यूमिनियम ओनली 1, सल्फर ओनली 1, क्लोरीन के हैं यहाँ पे 3 एटम्स, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे 4, राइट. अब देखो कौन सी चीज़ बैलेंस है, बेरियम इज बैलेंस, ओनली दैट. सो अब स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम से. एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं. एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट. सो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. आई हैव मल्टीप्लाइड हियर विद 2, ठीक है. जैसे ही मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई करूँगा क्या क्या डिफरेंस आएगा, ये चीज़ सोच लो, वैसे की वैसे ही है. एल्यूमिनियम यहाँ पे हो जाने वाला है 2, इट विल गेट बैलेंस्ड, राइट. क्लोरीन जो है वो कितने हो जाने वाले हैं 6, 2 3s आर 6. सो क्लोरीन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 से हटाकर 6, राइट. दैट्स अ डिफरेंस. जो मेटल्स हैं हमारे वो बैलेंस हो चुके हैं. उसके बाद अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की. सल्फर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1. सो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओवर द राइट साइड. सल्फर कहाँ है, यहाँ पे. सो मल्टीप्लाई विद 3, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से बेरियम भी यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा दोबारा, यहाँ पे हो जाएगा 3 अनबैलेंस. सल्फर यहाँ पे हो जाने वाला है 3, सल्फर इज बैलेंस. ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया है यहाँ पे 12, सो ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है, राइट. लेकिन बेरियम अब दोबारा से अनबैलेंस हो चुके हैं, राइट. अब चेक करते हैं ज़रा बेरियम या फिर क्लोरीन में से किसको बैलेंस करना ज़्यादा ईजी रहेगा. एंड इट टर्न्स आउट कि अभी एक ही स्टेप में बैलेंस हो जाने वाले हैं, बिकॉज यहाँ देखो बेरियम और क्लोरीन दोनों एक साथ प्रेजेंट है ना. बेरियम यहाँ पे 1, यहाँ है 3, सो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे. जैसे ही मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा बेरियम यहाँ पे हो जाने वाले हैं 3, सो बेरियम गेट्स बैलेंस्ड. सिमिलरली जो क्लोरीन है वो यहाँ पे हो चुके हैं 6 एटम्स, सो क्लोरीन यहाँ पे 6, सो क्लोरीन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. अब जो ये केमिकल इक्वेशन हमको मिली है दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इतना काम आपको करना है इस क्वेश्चन में. सो ये तो था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इसके अलावा भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी और केमिकल इक्वेशंस को हम सीखने वाले हैं बैलेंस करना इस वीडियो में, सो दैट अच्छे से आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए. सो 5 या 6 और केमिकल इक्वेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट वन, ठीक है. प्रॉपर ऑर्डर में चलेंगे, स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट वन, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, राइट. सो दिस वन इज द फर्स्ट वन, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड. कई बार आपको ऐसा दिया होगा कि जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अगर वैसा है तो आपको जस्ट टेबल बनाना है और लिख देना है कि दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. अगर नहीं है वो बैलेंस देन यस, जैसे आपने बैलेंस करना है उसको आप बैलेंस करो, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जिंक इज इन्वॉल्व, दैट इज द मेटल, सल्फर इज द नॉन मेटल, देन वी हैव द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट. सो लेट्स क्विकली मेक द टेबल. लेट्स राइट रिएक्टेंट्स ओवर हियर एंड प्रोडक्ट्स ओवर हियर, ठीक है. जिंक यहाँ है 1 एटम, यहाँ भी 1 एटम. सल्फर वी हैव 1 एंड 1, राइट. व्हाट एल्स,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं 4 एटम्स, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी हैं 4 एटम्स, एंड हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के हैं यहाँ पे 2 एटम्स एंड हियर एज वेल 2 एटम्स। सो यस, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अगर किसी केस में आपको ऐसा देखने को मिलता है सो सिंपली आपको ऐसा टेबल बना के लास्ट में ये लिख देना है कि दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। एंड यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड है, मोस्टली वो इस तरह से नहीं पूछेगा, बिकॉज अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी इजी, राइट। वर्डिंग में आपको दी होगी कि जिंक रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन गैस, राइट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, राइट। इस तरह से वर्डिंग में आपको क्वेश्चन दिया होगा, फिर आपको कन्वर्ट करना होगा, वो तो इजीली आप कर लोगे अगर आपको ये वाला क्रिस क्रॉस मेथड आता है, राइट। सो दिस वन वाज द फर्स्ट इक्वेशन। देन रिएक्शन नंबर 2, लेड नाइट्रेट की ये रिएक्शन है पोटाशियम आयोडाइड के साथ, पोटाशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है और लेड आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका कलर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कैसा है इसका कलर लेड आयोडाइड का, इट इज़ येलोइश इन कलर, ठीक है, एंड इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट, दिस यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस, ठीक है। सो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है इन दोनों की। कौन से मेटल्स इन्वॉल्व हैं, लेड इज द मेटल एंड पोटाशियम इज द मेटल। नॉन मेटल्स कौन सी हैं, नाइट्रोजन, आयोडीन एंड लास्ट में हम रखेंगे ऑक्सीजन को, राइट। लेट्स सी, लेड एक एटम, यहां पर भी लेड एक, पोटाशियम वी हैव 1, पोटाशियम 1, नाइट्रोजन वी हैव 2 एटम्स, राइट, ब्रैकेट के बाहर बिकॉज 2 रखा हुआ है, एंड नाइट्रोजन के यहाँ पर है सिर्फ एक एटम, आयोडीन इज 1, आयोडीन यहाँ पे हैं 2 एंड ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएंगे 6, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है सिर्फ 3। अब देखो लेड बैलेंस है, पोटाशियम बैलेंस है, बाकी और कुछ भी बैलेंस यहाँ पे नहीं है। सो अगेन लेट मी चूज अनदर कलर। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कर लो या फिर आयोडीन कर लो, दोनों को आप कर सकते हो, दोनों यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टार्ट हम करते हैं, चलो नाइट्रोजन को स्टार्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई दिस विद 2, उसकी वजह से जो पोटाशियम है ये हो जाने वाला है 2, ये अनबैलेंस हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो जाने वाली है एंड ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो जाने वाली है, राइट। उसके बाद अगेन पहले जो पोटाशियम है हमारा अनबैलेंस हो गया, उसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे है 2, लेफ्ट साइड पे हो चुका है 1। सो पोटाशियम को बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस वजह से पोटाशियम बैलेंस हो जाएगा और आयोडीन यहाँ पे डबल हो जाने वाली है, तो आयोडीन भी बैलेंस हो चुकी है। सो जस्ट हमको 2 स्टेप लगे इस इक्वेशन को बैलेंस करने में, और अब ये इक्वेशन देखो बैलेंस है, राइट। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज द रिएक्शन नंबर 3। आयरन की रिएक्शन है वाटर के साथ, फेरिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, राइट। अगेन द आयरन इज द मेटल, आयरन के अलावा सिर्फ 2 ही चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, राइट। सो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटिवली ईजी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आयरन 1, आयरन यहाँ 3, ऑक्सीजन यहाँ है 1, ऑक्सीजन दूसरी साइड है 4, हाइड्रोजन 2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 2 ऑन द राइट साइड। सो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस है और कुछ भी यहाँ पे बैलेंस नहीं है। स्टार्ट करेंगे आयरन से बैलेंस करना, ठीक है। सो आयरन यहाँ पे है 1, 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड बाय द वे जब भी आपने बैलेंस करना है ऑलवेज ओवरऑल जो नंबर है पुट करना है आपने उसके सामने पुट करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कभी भी सब्सक्रिप्ट नहीं देनी है इस तरह से, नो, बिकॉज अगर मैं Fe3 लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ इट मीन्स 3 आयरन के एटम्स हैं अलग अलग, Fe Fe Fe, 3 अलग अलग एटम्स हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ Fe3 तो यार ये तो एक कंपाउंड बन गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। कभी भी आपको इस तरह से नहीं करना है बैलेंसिंग में, राइट। हम कंपाउंड को चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके। इसका कोई सेंस नहीं बनेगा अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ सिर्फ Fe3, ओके। बैलेंसिंग करते वक्त सिर्फ आगे उसके हम इस तरह से नंबर लगाते हैं। सो 3 यहाँ पे हो जाने वाला, आयरन इज बैलेंस्ड, क्या बच गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ सो दैट ऑक्सीजन 4 हो जाए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया उसकी वजह से, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाने वाले हैं 8। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 4, 4H2 एंड यहाँ पे ये भी हो जाएगा 8, सो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4,
अच्छा, जो ये वाला सिंबल होता है इट मीन्स कि हम उसको या तो हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, ठीक है। FeSO4 है, फेरस सल्फेट। इसका कलर किस तरह का होता है? कुछ इस तरह का, जिस तरह का यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर है, राइट। सी ग्रीन टाइप का कलर इसका होता है, राइट। और यू कैन से जिस टाइप का मेरा यहाँ पे टी शर्ट का कलर है, दैट इज द कलर ऑफ दिस FeSO4, ओके। जब हम इसको हीट करते हैं इन द टेस्ट ट्यूब, डिकम्पोजिशन होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। दिस इज फेरिक ऑक्साइड, नेम आपको पता होना चाहिए। दिस इज द सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगेन चेक करते हैं, आयरन है यहाँ पे, मेटल, सल्फर इज द नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन तीसरी चीज है। लेट्स सी, ओके। लेफ्ट साइड आयरन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। राइट साइड पे आयरन 2, सल्फर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सो टोटल 2, एंड ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर एंड 3 यहाँ पर, 8, ठीक है। कुछ है बैलेंस? कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग विद आयरन, बिकॉज आयरन इज द मेटल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 एंड आयरन हो जाने वाला बैलेंस। बाकी दोनों चीज़ें तो बैलेंस नहीं थी, बट देखते हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। सल्फर यहाँ पे हो जाएगा 2, सो सल्फर यहाँ पे बैलेंस हो चुका है एंड ऑक्सीजन हो जाएगा 8, सो ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो चुका है एक ही बार में। वन स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। एक ही स्टेप में ये जो रिएक्शन है ये क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। सो दिस इज अवर रिएक्शन नंबर 5, लेड नाइट्रेट की ये रिएक्शन है। इसको हम हीट करते हैं एंड वी गेट लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस। जल्दी से मैं इस टेबल को पहले फिल करता हूँ, और ये काफ़ी अच्छे लेवल की रिएक्शन है, थोड़ी सी ट्रिकी भी है। अब तक हमने जितनी रिएक्शंस करी हैं एटलीस्ट उनके कंपैरिजन में, ओके, ठीक है। अब देखो, लेड ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना ईजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन अब कितनी हो जाएगी? 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, सो 7 एटम कर दिया। और यहाँ से अब दिक्कत जो है मेन वो स्टार्ट होती है। यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स हैं इवन नंबर में और यहाँ ऑड नंबर में। हमेशा आपको इतना दूर का नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को इसको 7 से मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ करके 42 बनाना है और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 42 बनाना है, नहीं, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कुछ ना कुछ पहले हमको दिक्कत यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि दिक्कत क्यों यहाँ पे आ रही है। दिस इज इवन नंबर एंड 7 इज ऑड नंबर। अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल बनाना है बैलेंस करने के लिए, तो देखो क्या मैं इन दोनों को इवन बना सकता हूँ या ऑड बना सकता हूँ? अगर मैं जो ये इवन नंबर है इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे को ये पता है कि सिर्फ इवन ही रहने वाला है, राइट। इवन नंबर को आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे इवन से चाहे ऑड से, आंसर इज ऑलवेज इवन, ऑफ कोर्स, ठीक है। दैट मीन्स इसको मैं ऑड नहीं बना सकता, इसलिए इसको इवन ही रखना पड़ेगा और उस वजह से इसको भी कुछ ना कुछ करके मेरे को इवन बनाना पड़ेगा। जब तक ये ऑड रहेगा इक्वेशन ही बैलेंस हो ही नहीं सकती, है ना। सो ऐसा करते हैं, दिक्कत जहाँ पे आ रही है उसको रिजॉल्व करते हैं, राइट। देखो यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स हैं एक, ठीक है। सो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो एटलीस्ट इवन हो जाएं। ऑक्सीजन अब यहाँ पे 8 हो चुके हैं, राइट, 2 + 4 + 2। लेकिन उसकी वजह से और क्या चेंज आया है? लेड यहाँ पे हो चुके हैं 2 एंड यस, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस है, लेड अनबैलेंस हो गया दोबारा से, ऑक्सीजन तो ऑफकोर्स अभी भी अनबैलेंस्ड है। अब आप किसको बैलेंस करोगे? पहले ऑक्सीजन को या लेड को? एंड आंसर इज उसी ऑर्डर में चलना है आपने जिसमें मैंने आपको बताया। आप मेटल्स को प्रेफर करते हो स्टार्ट करना। अगर दो चीज़ें अभी भी अनबैलेंस्ड आपको दिखाई दे रही हैं तो आप स्टार्ट करोगे मेटल से। सो सबसे पहले आप देखोगे कि लेड अनबैलेंस्ड है, लेड यहाँ पे है एक, सो लेड को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 2, उसकी वजह से सारा कुछ चेंज हो जाने वाला है। नाइट्रोजन हो जाएगा 4 एंड ऑक्सीजन हो जाएगा 12, ठीक है। एंड यू आर सीइंग अब लेड जो है वो बैलेंस हो गया, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें अनबैलेंस हो चुकी हैं। अब किसको बैलेंस करेंगे? पहले नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? एंड आंसर इज नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर से इसको डबल करना पड़ेगा, तब ये 4 के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 2 2 ज़ार 4, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, ओके। उसकी वजह से नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा एंड ऑक्सीजन देखते हैं कितना हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 + 4 2 ज़ार 8 + 2, ठीक है। सो ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कह सकते हो आप थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की एग्जाम्पल है। अगर आपने खुद से इसको सॉल्व किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब जो ये वाला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, ये आपका प्रॉपर्ली डन हो चुका है। अच्छा, बाय द वे, ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, राइट। इसको इन सभी रिएक्शंस को आपको बैलेंस करके देखना है फॉर योर ओन प्रैक्टिस। अगर आप इन सभी रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हो, सो बी अश्योर्ड कि
कि आपका ये वाला टॉपिक प्रॉपर्ली डन हो जाएगा। अब देखो जो ये बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये होते बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इनको बहुत अलग अलग तरह से फ्रेम किया जा सकता है, राइट। एक तरीका अगर खास तौर पे इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछना है तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन अ बैलेंस इक्वेशन आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी, राइट, लेकिन जो नंबर्स हैं, राइट, जो हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉफिशेंट्स होते हैं, वो आपको गिवन नहीं होंगे। एक्स वाई जेड वहाँ पे ऐसे कुछ लिखा होगा और वो आपको बताना है वो कितना है। अब देखो दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो वही लॉन्ग मेथड कि प्रॉपर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करके देखें, उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली पता लग जाएगा कि एक्स कितना आ रहा है, वाई कितना आ रहा है, जेड कितना आ रहा है ना। दोबारा बता रहा हूँ, देखो एक तो मेथड ये हो गया कि जो ये वाली रिएक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसको आप डिटो इस तरह से उतार रहे हो, H2SO4, कॉफिशेंट्स आप इग्नोर कर रहे हो, एक्स वाई जेड बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ इस तरह से आप इक्वेशन लिख रहे हो प्लस H2O। इसको आप लॉन्ग मेथड से जब जैसे अब तक हम करते आए हैं, राइट, उस तरह से इसको बैलेंस करते हो और वहाँ से आप देखते हो कि बैलेंस करने के बाद यहाँ कितना नंबर आ रहा है, यहाँ आयोडीन का कॉफिशेंट क्या आ रहा है और यहाँ पे वाटर का कॉफिशेंट क्या आ रहा है, और आपको पता लग जाएगा वहाँ पे कि एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू कितनी है। ये लॉन्ग मेथड हो गया, राइट। लेकिन बिकॉज ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपको इतना लेंथी प्रोसेस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। डायरेक्टली आपको क्या करना है, इन नंबर्स को जो आपको गिवन है पुट करके देखना है एक्स वाई जेड में, और आपको चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है और कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, पहले मैं फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको चेक करने वाला हूँ। एक्स की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ, राइट। एच आई रिएक्शन में आपको मिल रहा है H2S प्लस 5I2 प्लस 2H2O, ठीक है। एंड लेट मी यूज अनदर कलर फॉर द कोफिशिएंट्स, और अच्छी क्लैरिटी होगी। दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को चेक कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2 + 3, दैट मीन्स 5। राइट साइड में अगर मैं चेक करता हूँ तो हाइड्रोजन के एटम्स हो रहे हैं 2 + 4, 6। सो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। डायरेक्टली आपको पता लग गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब इसी तरह से ऑप्शन बी को चेक करो ज़रा। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 5। नाउ लेट्स चेक हाइड्रोजन। अच्छा बाय द वे, एक भी एलिमेंट अगर अनबैलेंस है आपको बाकी एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक एलिमेंट बैलेंस हो जा रहा है, इक्वल है, तो डायरेक्टली आपको आंसर का पता नहीं लगेगा, आपको कोई और एलिमेंट को भी चेक करना पड़ेगा। जब तक सभी एलिमेंट्स इक्वल नहीं आते हैं तब तक आप श्योरली इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते कि वो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना कि आपने एक चीज़ को चेक किया, वो दोनों साइड इक्वल है और आपने उस क्वेश्चन को ऑप्शन को टिक कर दिया। दिस विल बी ए ह्यूज ब्लंडर, ठीक है। सो अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। लेफ्ट साइड पे 2 + 4, सो 6। इस साइड डायरेक्टली अगेन दिख रहा है बैलेंस नहीं होने वाली है। 2 + 10 दैट इज 12। सो ऑप्शन जो सेकंड है वो भी हमारा गलत है। लेट्स ट्राई ऑप्शन नंबर 3। दिस इज 8, दिस इज 4 एंड दिस इज 4। कितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 2 + 8, सो टोटल 10। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ 2 + 4 2 = 8, सो 10। अब देखो हाइड्रोजन तो इक्वल हो गया, लेकिन आपको आपको यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स को भी चेक करना पड़ेगा, राइट। सो हाइड्रोजन इज बैलेंस। सल्फर देखते हैं 1, सल्फर यहाँ भी 1, सो सल्फर भी बैलेंस है। मोस्ट प्रॉब्ली ऑप्शन सही होना चाहिए, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पे हैं 4 एंड ऑक्सीजन यहाँ पर भी हैं 4, सो ऑक्सीजन इज ऑलरेडी सॉरी ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। उसके अलावा क्या बचा है यहाँ पे, आयोडीन, राइट। आयोडीन यहाँ पे हैं टोटल 8 एंड यहाँ पे भी आयोडीन के 8 एटम्स हैं। सो यस, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा तरीका हो सकता है जिसमें बहुत जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी लॉन्ग मेथड यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड हमारे पास ये 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम इसको सिर्फ डायग्रामेटिकली बात करेंगे, पहले केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं, सिर्फ सिंबॉलिकली हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन में क्या आपको देखने को मिलेगा, ओके। एंड मैं ना फिलहाल स्टार्टिंग में किसी केमिकल का नाम लूँगा, ओके। नीदर आई टेल यू वट इज़ सॉल्ट, वट इज़ अ मेटल, किसी भी चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाला। आई एम जस्ट यूज द वर्ड स्फीयर। जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स शो करी हैं, आई जस्ट रेफर देम एज स्फीयर्स, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एज यू कैन सी वी हैव 2 स्फीयर्स, मतलब ये रिएक्टेंट्स हैं, ओके।
इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की है और नया प्रोडक्ट फॉर्म किया है। दोनों ने एक दूसरे के साथ एज यू कैन सी यहाँ पे बॉन्डिंग कर ली होगी और कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं। इनको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। सिमिलरली अगर एकदम उल्टा हो, स्टार्टिंग हम यहाँ से करते लेकिन ये ब्रेक डाउन हो जाता दो अलग अलग पार्ट्स में, तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होने का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों स्फेयर्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग ऑलरेडी करी हुई थी। ये हमारे पास कोई स्टार्टिंग केमिकल कंपाउंड है, लेकिन अगर मान लो हम इसको हीट कर रहे हैं या कुछ और मेथड हो सकते हैं, उसको पढ़ेंगे डीपली, राइट, जिसकी हेल्प से हम उसको ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। अगर वो इस तरह से अलग हो जाता है अपने पार्ट्स में, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। देन नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर कंपाउंड था, उसके साथ जो ये येलो वाला स्फेयर है ये रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये येलो वाले स्फेयर ने क्या किया, इस रेड स्फेयर को अपनी जगह से एज यू कैन सी डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया, और खुद जाकर उसकी जगह पर देखो एज यू कैन सी अटैच हो चुका है। पहले जो ये वॉयलेट वाला स्फेयर है उसके साथ रेड वाला स्फेयर अटैच था, लेकिन अब इस वॉयलेट वाले स्फेयर के साथ येलो वाला स्फेयर अटैच हो चुका है। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। और इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या बोलेंगे, देखो जो ये येलो वाला स्फेयर था इसने रेड स्फेयर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेस कर देना मतलब अपनी जगह से हटा देना। देन द लास्ट वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ये कंपाउंड है और ये कोई दूसरा कंपाउंड है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हो जो रेड और ये येलो स्फेयर है ये तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन दोनों जो बाकी स्फेयर्स थे, जो ग्रीन वाला है और जो वायलेट वाला है, इन दोनों ने एक दूसरे की जगह स्वैपिंग कर ली है ना। दोनों ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। जो ग्रीन वाला स्फेयर था यू कैन सी वो अब वायलेट वाले की जगह आ चुका है, और जो वायलेट वाला स्फेयर था वो ग्रीन वाले स्फेयर की जगह आ चुका है, राइट। दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है। यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों ने जगह अपनी इंटरचेंज करी है, इस वजह से ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो डायग्रामेटिकली अगर आपको समझ लग गया हो थोड़ा बहुत, तो ऑफकोर्स अब हम चलते हैं प्रॉपर रिएक्शंस की तरफ, स्टार्टिंग विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा, दो चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कोई अलग नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज द चूना दैट इज वाइट इन कलर। इसमें हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, और इसका कॉमन नेम था क्विक लाइम, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्लेक्ड लाइम। हमारे पास स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन होगी। जो नेम होता है ना बाय द वे दैट इज रिटन ओवर हियर। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पे काफ़ी हीट भी प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन में। पहली चीज़ आपको क्या देखने को मिल रही है कि क्विक लाइम में वाटर ऐड करने से हमारे पास एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अच्छा देखो हीट तो बात की बात है, पहली बात कॉम्बिनेशन तो सिर्फ इस वजह से बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये दो चीज़ें थी, लेकिन बाद में हमारे पास सिर्फ एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ये हीट है इसको कंपाउंड नहीं आप काउंट करोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि स्टार्टिंग में भी दो कंपाउंड थे बाद में भी दो कंपाउंड हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। कंपाउंड फाइनली सिर्फ एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, या दिस इज हीट एनर्जी। ठीक है, सो यस दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है प्रोडक्ट वाली साइड में, दैट मीन्स जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। मतलब वहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जो ये मिक्सचर होगा ना, जैसे ही आप इसमें क्विक लाइम को ऐड करोगे, जैसे ये स्लीक लाइम बनेगा, ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अगर इसका उल्टा होता, मान लो हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही होती, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स बाहर। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। लास्ट में आप देख रहे हो मैंने एक लाइन लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन द वाटर। ये ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे तरह से सॉल्युबल होता है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली इट इज सॉल्युबल इन द वाटर। दैट मीन्स जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करोगे, ये अप टू सर्टेन एक्सटेंट ही डिजोल्व होगा, थोड़ा बहुत डिजोल्व होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा जैसे कह लो कॉमन सॉल्ट होता है उसकी तरह बिल्कुल कंप्लीटली ये डिजोल्व नहीं होने वाला वाटर में। ठीक है, दैट्स वाई जो ये स्लेक लाइम है ना, इसका जैसे मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और केमिकल कंपाउंड होता है दैट इज लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला भी यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड दिस यू मस्ट नो
वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही स्लेक लाइम को बोल रहे हैं और लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, तो आखिरकार डिफरेंस क्या है? ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। देखो दोनों की कॉम्पोजिशन तो सेम है, बने तो दोनों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही है, लेकिन द डिफरेंस इज दिस कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल पानी मैंने ऐड किया है, जितना भी उसमें वो डिसॉल्व हुआ दैट्स इट, नो चेंज, राइट। हमने अपनी तरफ से और कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है, दैट इज द स्लीक लाइम। लेकिन लेट्स सी अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो या कोई भी कंटेनर लेते हो, कोई बीकर लेते हो, उसमें थोड़ा सा आप क्या करते हो, क्विक लाइम ऐड करते हो और काफ़ी सारा उसमें आप वाटर ऐड कर देते हो, बहुत सारा, सिर्फ जितना इसने डिजॉल्व होना उतना ही डिजॉल्व होगा, उसके बाद बिल्कुल ही डिजॉल्व नहीं होगा, ये उसके ज़मीन पर, दैट मीन्स कंटेनर के बिल्कुल बॉटम के ऊपर बैठ जाने वाला है। और उसके बाद जो भी ऊपर वाला पानी है, राइट, थोड़ा टाइम आप देखो उसको रेस्ट करने दो, ताकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विकलाइम जितना डिजॉल्व हुआ वो हो जाए, बाकी पार्ट जो नहीं डिजॉल्व हुआ वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद जो ये बाकी वाला पार्ट रह जाएगा ना, उसको आपने क्या करना है, निकाल लेना है इसमें से, दैट विल बी कॉल्ड लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसका, जितना डिजॉल्व होना था वो हो चुका है, उसके बाद और कैल्शियम ऑक्साइड उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज द लाइम वाटर। लाइम वाटर में आप कहो कि मैं और कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करके उसको और कॉन्सेंट्रेटेड बना सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, उसमें और आप कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, दैट इज लाइम वाटर। नाउ दिस इज अ प्रीवियस क्वेश्चन 2020 में फाइनल एग्जाम में पूछा गया, अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इट इज एक्चुअली मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट। जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऐड होता है उसमें, राइट, इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द सीमेंट एक्चुअली, राइट। देन व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हमने ऑलरेडी पढ़ा, एंड इट फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। वो कंपाउंड बी दैट मीन्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम, है ना। क्विक लाइम में जब आप वाटर ऐड करते हो तब आपके पास स्लेट लाइम की फॉर्मेशन होती है, दिस इज व्हाट वी नो। फर्स्ट क्वेश्चन में वही पूछा था, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड बी, हमको ऑलरेडी पता लग गया, कंपाउंड ए इज कैल्शियम ऑक्साइड, कंपाउंड बी इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में आप और बेटर है इनके नाम भी लिख देना, ए इज क्विक लाइम, जो कंपाउंड बी है दैट इज स्लेक लाइम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ए विद द वाटर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर ऐड कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इज प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। थर्ड, लिस्ट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड, इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? देखो एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, दूसरा इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल, यही उसने बोला हुआ है कि इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, इसको दोनों कह सकते हैं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल, इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल, राइट। सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आई गेस इजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक और एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। अब जो देखो कोल होता है दैट इज ऑफ कोर्स मेड अप ऑफ कार्बन, दैट मीन्स बर्निंग ऑफ कोल बोलो या इसको कह लो बर्निंग ऑफ कार्बन, एक ही बात है, राइट। कार्बन की यहाँ पे कंबशन हो रही है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया कंबशन, कंबशन मीन्स किसी चीज को बर्न करना, ओके। एंड बाय द वे देखो इस रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को 2-3 अलग अलग तरह से कैसे पूछा जा सकता है। एक तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कोई आप एग्जांपल दो, तब आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंबशन रिएक्शन की कोई एग्जांपल दीजिए, तब भी आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। और अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस तरह से पूछा जाता है कि कार्बन को जब आप बर्न करते हो या फिर कोल को जब आप बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सी केमिकल रिएक्शन वहाँ पे टेक प्लेस हो रही होगी, राइट, तब भी आपको ऑफ कोर्स ये वाली रिएक्शन बतानी पड़ेगी, राइट। सो सेम देखो इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को 2-3 अलग अलग तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। सो इसमें देखो क्या होता है, जैसे ही आप कोल को बर्न कर रहे हो तो हो क्या रहा है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे लिखना क्यों जरूरी है, बिकॉज जब भी आप किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो या किसी भी चीज़ की कंबशन जब आप करते हो तो देखो ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होती है, विदाउट ऑक्सीजन यू नो कोई भी चीज़ को आप बर्न नहीं कर सकते, किसी चीज़ को आप आग नहीं लगा सकते ऑक्सीजन के बिना, राइट। ऑक्सीजन इज वेरी मच नेसेसरी इन द कंबशन, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। दैट्स वाई किसी भी चीज़ की जब कंबशन हो रही होगी तो उस चीज़ के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। एंड सिंपली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन हुई और ये वाला प्रोडक्ट हमको देखने को मिला।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक और एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पे भी हम इसको बर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स ये भी कंबशन की एग्जांपल कहलाएगी। ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन एज वेल एज कंबशन। इसको भी दैट मीन्स इस रिएक्शन को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया, यहाँ भी दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, और क्या आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज द ऐश ऑफ द मैग्नीशियम जो यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं स्वॉच क्लास में। ठीक है, इस रिएक्शन में से कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस बनती हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम। इसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, राइट। इसको कॉन्टिन्यूसली आप देख भी नहीं पाओगे, एंड जनरली ये सजेस्ट भी नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ इट्स डैजलिंग फ्लेम कि आप बहुत लंबे टाइम तक इसकी फ्लेम को डायरेक्टली आप देखो। इट इज़ नॉट सजेस्टेड एट ऑल। अगर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर भी रहे हो, राइट, कोशिश करो कि जब वो बर्न हो रहा है तो आप उसकी तरफ डायरेक्टली ना देखो। ठीक है, नेक्स्ट वन, द कलर ऑफ द मैग्नीशियम ऐश इज वाइट। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ऐश का फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐश का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ऑलरेडी हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हमने केमिकल कंपाउंड्स के नेम एंड नेचर को डिस्कस किया था। इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों? बिकॉज एक मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। इसी बेसिस पे देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो आपके पास एक वॉच क्लास है जिसमें आपने मैग्नीशियम की ऐश को कलेक्ट किया, इसके अंदर आपने लेट्स से 4 और 5 ड्रॉप्स वाटर की ऐड करी, अच्छे से उसकी ऐश को वाटर में मिक्स किया, एंड देन आपने क्या किया, दो आपके पास लिटमस पेपर्स हैं, एक रेड वाला एक ब्लू वाला, दोनों को आपने उसमें डिप किया। ठीक है, देन कौन सा लिटमस होगा जिसका कलर चेंज होगा? ये बेसिकली क्वेश्चन तभी आप आंसर कर पाओगे अगर आपको पता होगा कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, जो बेसिस होते हैं एज यू नो वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सो यही हमको देखने को मिलेगा, जैसे ही हम रेड वाले लिटमस को इसमें डिप करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू, बिकॉज ये बेसिक नेचर का है। लेकिन जो ब्लू वाला लिटमस है उसको अगर आप डिप करोगे भी उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो बेसिस होते हैं वो ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है,